कक्षा 9th में जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इनको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट, क्योंकि ये जो मान होते हैं ना, वो जो आपको आंकड़े दिए गए हैं डाटा, उसके बिल्कुल बीच में होते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ कंसेप्ट बताता हूं कि ये वास्तव में मान है क्या। तो जो भी बच्चों आंकड़े दिए हुए होते हैं, जैसे आपको कहते कक्षा 9th के 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है आर फॉलोइंग, नीचे लिखे हुए हैं 6, 9, 5, 11, 13। तो बच्चों यहाँ देखो, जो आपको ये आपको एक सूचना दी गई है, इंफॉर्मेशन। और बच्चों, जो हमें सूचना दी गई है उसको आंकड़ा बोलते हैं, ये डाटा है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा मतलब कोई भी सूचना, इंफॉर्मेशन। जैसे बच्चों के मार्क्स आपके लिए एक सूचना है, ये डाटा है। तो अब आप इस डाटा को देखोगे, तब सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 5 है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 13 है। यानी डाटा की जो रेंज है, प्रास, वो 5 से लेकर 13 तक है। सबसे लोवेस्ट वैल्यू 5 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो 13 है। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 है, हाईएस्ट वैल्यू 13 है। अब बच्चों, ये जो तीनों चीज है ना, माध्य, माध्यक और बहुलक, हमें इसको यदि मैं आरोही क्रम में लिख दूं, असेंडिंग ऑर्डर में 5, 6, 9, 11, 13। तो बच्चों, एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, एक मान जो दिए गए सभी मानों का प्रतिनिधित्व करे। एक मान ऐसा होना चाहिए जो दिए गए सभी मानों का प्रतिनिधित्व करे। अब मान लो आपके पेरेंट्स पूछे कि 5 बच्चों में आपके मार्क्स कितने आए, तो आप कह दो मेरे तो 5 आए। यदि आपके 5 आए हैं 15 में से मान लो, बट हाईएस्ट कितने आए? 13 आए। तो बच्चों, पेरेंट्स को ये अंदाजा नहीं हो पाएगा कि हम किस प्रकार से वैल्यू पूछें जिसे सब बच्चों का लगभग नॉलेज हो जाए। तो छोटी क्लासों में आपने एक शब्द पढ़ा था, औसत, जिसको आप एवरेज बोलते हैं, कि कम से कम मार्क्स 5 आ रहे हैं और अधिकतम मार्क्स है वो 13 आ रहे हैं। लेकिन बच्चों, एक वैल्यू हम ऐसी फाइंड कर सकते हैं जो पूरी सीरीज का प्रतिनिधित्व कर सकती है। जैसे देखो, मैं इन सभी डाटा को जोड़ लूं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है औसत, एवरेज, औसत या एवरेज, वो क्या होता है? आपने पढ़ा है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स कितने हैं। अब समय के साथ इसका नाम बदल गया, राशियों की जगह आजकल शब्द आ गया प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग और बटा प्रेक्षणों की संख्या।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भी बच्चों आप औसत की जगह शब्द यूज कर लिया माध्य, तो माध्य का सूत्र फिर शॉर्ट में ये बना दिया प्रेक्षणों का योग और बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो बच्चों अब आपको मैं इसको जो भी आपको वैल्यू दी गई है वो मान लो मैं x है, x कोई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये गिवन है। तो अब इन प्रेक्षणों का योग मतलब इंग्लिश में आप इसको लिखोगे ना तो इंग्लिश में बोलेंगे मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन है। अब बच्चों मैं सभी जो डाटा है उनको ऐड कर दूं तो जो जोड़ शब्द है ना उसको आप सम बोलते हो और उसकी जगह एक यूनानी भाषा का अक्षर है सिग्मा, इस सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों माध्य का ये सिंबल बना और प्रेक्षणों का योग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इसकी जगह लिख दिया सिग्मा x अपॉन n, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो ये माध्य शब्द आ गया बच्चों। अब मैं माध्य ज्ञात करता हूं, देखो सबको जोड़ूं 5 + 6 + 9 + 11 + 13 बटा 2, 5 और 6 11 9 20 और 11 31 और 13 हो गए बच्चों अपने पास 44 अपॉन 2 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 सॉरी बच्चों डाटा कितने सारे 5 है, नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब इसमें 5 का मैंने भाग दिया, 5 8 40 और 8 15 40। अपने पास जो माध्य है वो है 8.5। तो अब इसका मीनिंग क्या है, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि 8.5 लगभग सबसे कम और सबसे अधिक के बीच का मान है। यानी प्रत्येक बच्चे ने ना तो 5 मार्क्स लिए, ना 6 लिए, ना 9 लिए, ना 11 लिए, ना 13। हम नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे ने लगभग 8.5 मार्क्स लिए। तो बच्चों ये माध्य कहलाता है। माध्य वह मान है जो पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। ए मीन इज ए वैल्यू विच रिप्रेजेंट ऑल सीरीज। अब 8.5 पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, यह माध्य है। और उदाहरण बताता हूं, माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हो आप। अब जैसे प्रश्न दे दिया कि 6 8 9 5 13 14 16 18 12 और 19 का माध्य ज्ञात करो। का माध्य ज्ञात करें। फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। ये डाटा है। अब इसका इंग्लिश में ये आ जाएगा, इंग्लिश में लिखेंगे ना तो यहां लिखेंगे फाइंड द मीन ऑफ, फिर ये सारे लिख देंगे 6 8 9 5 13 14 16 18 12 और 19। इन सब का आपको माध्य या मीन फाइंड करना है।
अब माध्य ज्ञात करना है मीन, तो बच्चों वही सूत्र रहेगा कि पहली बात तो माध्य का मतलब एक ऐसा मान होता है जो कि दी गई पूरी श्रेणी या दिए गए पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है और उसी माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं। मीन तो यह माध्य हो गया प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो माध्य ये आ गया x बार, प्रेक्षणों का योग सिग्मा x और प्रेक्षणों की संख्या n, इसी को भी ऐसे लिखते हैं माध्य x बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा x अपॉन n। तो ये प्रेक्षणों का योग मतलब 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12 अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे जो डाटा है वो 10 है। इन सबको हम ऐड करें, इन सब का जो जोड़ है सम वो 120 शायद 120 आ रहा है, तो 120 बटा 10 मतलब 12 आंसर आ गया। तो बच्चों ये 12 है ना, देखो 12 आंसर है, इसका मतलब इस पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व 12 करेगा। यानी लगभग यदि ये प्राप्तांक है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे के प्राप्तांक 12 आए। यानी 12 एक ऐसा मान है जो दिए गए सभी आंकड़ों का लीडर है, नेता है, प्रतिनिधित्व करता है। ना तो इसमें कम मान देखा जाता, ना ही इसमें ज्यादा मान देखा जाता। जो आपको वैल्यू दी गई है वो 12 है, मतलब सॉरी मीन जो 12 है, इसका मतलब ये है कि इन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व 12 करता है। अतः माध्य एक ऐसा मान है जो दी गई पूरी श्रेणी या सीरीज का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसको ज्ञात करने की बात करें तो दिए गए पर्सन के हिसाब से अलग अलग विधि है। ये अनग्रुप डाटा है, हिंदी में बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। ये अवर्गीकृत आंकड़े ग्रुप नहीं बने हुए इसमें, ये जो डाटा है वो अवर्गीकृत है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों में ये सूत्र लगा देंगे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो अपने पास माध्य आ जाएगा। मैं आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न है वो आगे समझाता हूँ।